असद और फातिमा एक दिन शाम को जब वो बाजार जाते हैं, उनको कुछ खरीदना है। वो उस खरीदारी को करके जैसे अपने घर लौटते हैं, वो देखते हैं कि वाकई में उनके घर का जो हिसाब किताब है वो डामाडोल है। और दोस्तों, वो पाते हैं कि उस घर में से इम्तियाज, जो कि एक बड़ा ही रसूखदार आदमी है, वह इम्तियाज वहां से निकल कर जा रहा है। दोस्तों, उसकी आंखें बता रही हैं कि वाकई में उन आंखों में जो चमक है ना, वो चमक कुछ इस प्रकार की होती है कि शायद असद उस चमक को समझ गया था। वह सोचने लगा था कि वाकई उसके घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसको वह शायद ही बर्दाश्त कर पाए। दोस्तों, अब जो असद के जो पैर होते हैं वो बहुत तेज से चलने लगते हैं। वो असद बहुत ही जल्दी अपने घर के अंदर घुसता है और वह घर में अपनी माँ और अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। दोस्तों, जैसे वह अपनी बहन के कमरे की तरफ जाता है, उसके पैर ठिठक जाते हैं, वह रुक जाता है। उसके भीतर एक ऐसा गुस्सा पनप उठता है क्योंकि उसने हालात ही कुछ ऐसे देखे थे। दरअसल दोस्तों, फातिमा आकर अपने पति असद को तो समझाती है और उसे कहती है, लेकिन जैसे वह अंदर का हिसाब देखती है तो वह भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, वो देखते हैं कि उनकी बहन बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई अवस्था में घुटनों को मोड़कर बैठी हुई है और शायद वह बहुत ही बुरी तरह से रो रही है। दोस्तों, उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त है। वहाँ का जो बिस्तर है, यानी कि जो बेड है, बेड पर पड़ी हुई चादर भी अस्त व्यस्त है। असद पूरे मामले को समझ गया था और दरअसल असद के ऊपर कुछ ऐसा ही बीत रहा था कि असद अब किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, और तो और उस इम्तियाज जो कि वहां से गया है उससे भी कुछ नहीं कह पाएगा। वह अपना मन महसूस कर रह जाता है। दोस्तों, दरअसल उस छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है होशंगाबाद, पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, ये ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत सारे उन कामों को करने में प्रसिद्ध है, जैसे कि बीड़ी तंबाकू वगैरह का जो कार्य होता है, उन कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा इसका नाम है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं लोगों में असद और फातिमा रहते हैं। दोस्तों, असद वह बिल्कुल नई उम्र का लड़का अपने परिवार का भरण पोषण सब्जी बेचकर किया करता है। वह रोजाना सब्जी बेचता है, उसकी छोटी सी एक दुकान है। और दोस्तों, इसी तरीके से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में जुटा हुआ होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उसकी दुकान चल रही थी, वाकई में सभी लोग यही सोच रहे थे कि वाकई में असद अच्छा खासा कमा रहा है। असद की माँ, अब असद को जब वह शादी लायक हो जाता है तो उसकी शादी एक फातिमा नाम की लड़की से कर दी जाती है। फातिमा जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों, फातिमा को पाकर असद बहुत ज़्यादा खुश है और बस वह अपने कारोबार, अपने परिवार को संभाल रहा होता है। उसके परिवार में उसकी एक छोटी बहन और उसकी एक माँ होती है। उसके पिता की मौत अज्ञात कारणों के कारण करीब 6 वर्ष पहले हो चुकी होती है, लेकिन असद यहाँ एक जिम्मेदार बेटा बनने के नाते बहुत ही अच्छे ढंग से अपने परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण करने लगता है। और दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। उसने अपने विवाह के लिए भी जो पैसे लिए थे, उसका कर्जा वह धीरे धीरे चुका रहा होता है। दोस्तों, अचानक से आ जाता है लॉकडाउन, क्योंकि ये जो घटना है ये वाकई में लॉकडाउन के समय की है। दोस्तों, लॉकडाउन जैसे आया जिसने पूरे भारतवर्ष में ऐसी त्रासदी पैदा कर दी जहां पर अच्छे खासे चलते हुए कारोबार भी ठप हो गए। यानी कि एक ऐसा काम जिसको व्यक्ति करता तो यही सोच कर है कि शायद वह चलेगा, लेकिन अच्छे अच्छे कारोबार, अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे जो धंधे हैं वो सब बंद हो गए। यहाँ पर असद जो होता है, असद की सब्जी अभी बिकनी बंद हो गई, क्योंकि लोग तो घरों में कैद हो गए थे। अब वह सब्जी की दुकान को लेकर कहाँ जाए। पुलिस भी रोजाना उसको आती धमकाती, भाई दुकान बंद कर, यहाँ तो तेरी सब्जी खरीदने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, जैसे तैसे उसने जो भी सब्जी उससे बनी घर में, वो उनको पाया और बस वह बर्बाद होकर बैठ गया। दरअसल अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रही थी और ना ही वह अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाता है। वह बहुत ही दुखी और परेशान अवस्था में बैठा हुआ है। शायद ही कोई उसकी मदद करे, लेकिन यहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने लगा था, जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, उसी प्रकार से असद अब फिर दोबारा से सोचता है कि शायद वह भी कुछ काम धंधा कर ले। लेकिन काम धंधा करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह होती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते हैं।
असद को उसका एक दोस्त बताता है कि यहीं पर तुम्हारे जो गांव है उस गांव में एक इम्तियाज नाम का व्यक्ति रहता है। वह दरअसल छोटे मोटे कर्ज दिया करता है और उसी कर्ज के चक्कर में छोटा मोटा वो ब्याज लेता है, और तुम तो काम करने वाले ही हो, अब बस अपने कर्ज को पटा देना। अब दोस्तों असद भी यही समझता है और बस असद पहुंच जाता है उस इम्तियाज के पास और इम्तियाज से करीब 45,000 रुपये का कर्ज मांगता है। दोस्तों यहाँ जब इम्तियाज उससे पूछता है कि भाई कब और कितने दिनों में आप चुका दोगे, तो यहाँ पर वह जो लड़का असद है वह कहता है कि भैया मैं तो 3 महीने में ही इन पैसों को चुका दूंगा। इम्तियाज से लिए गए 45,000 रुपयों को लेकर असद अपने घर लौटता है और वह अपने काम धंधे को ठीक ढंग से, यानी कि कौन सा काम करे उसके बारे में विचार ही कर रहा होता है। अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। दोस्तों आनंद फानन में उसने अपनी माँ को शहर ले जाता है और फिर उनका इलाज करवाता है। उनका इलाज हो जाता है लंबा, और दोस्तों इसी इलाज के चलते हुए वह अपने उन जो 45,000 रुपये का जो कर्ज लिया है उस कर्ज को उस माँ के इलाज में खर्च कर देता है। दोस्तों वह क्या करे, उसको उसकी माँ की जान भी तो प्यारी है, बस उसने अपनी माँ के इलाज में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब तो फिर दोबारा से वही असद खाली हाथ रह गया। लेकिन यहाँ पर समय तो बीत रहा था। अब समय बीतता है 3 महीने का। 3 महीने जैसे ही गुजर जाते हैं, इम्तियाज के पास से एक व्यक्ति आता है। वह कहता है असद तुमने 3 महीने के लिए जो पैसे लिए वो पैसे दे दो। लेकिन असद उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि भाई उसके पास अभी वो पैसे हैं नहीं, वो 6 महीने में उन पैसों को चुका देगा। दोस्तों अब तो जो इम्तियाज जिसका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा था, बस असद भी जुगत लगा रहा होता है कि शायद वह पैसों को चुका दे। लेकिन अब तो ना तो उसके पास कुछ ऐसे पैसे बचे हैं जिनको वो धंधे में लगाए, जिनसे वो और ज़्यादा पैसा कमाए। दोस्तों यहाँ असद बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है, अपने घर में बैठा हुआ परेशान है कि शायद वो इम्तियाज के पैसे पटा पाएगा या नहीं पटा पाएगा। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यह समय जब बीतता है तो वो 6 महीने जो कि उसने इम्तियाज से मांगे थे वो समय भी बीत जाता है। अब तो दिन प्रतिदिन असद के घर पे कोई ना कोई आदमी आकर खड़ा हो जाता और कहता कि भाई ऐसा है असद, उन पैसों को दे दो चुपचाप से, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों एक दिन जब असद अपनी बीवी फातिमा के साथ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जा रहा होता है, उसी समय इम्तियाज उसके सामने आ जाता है। इम्तियाज को देखकर असद तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और वह असद को पकड़कर उस पर जबरदस्ती 2-4 थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि यदि मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हश्र होगा। दोस्तों अपने पति को पिटता हुआ देख अब वह फातिमा इम्तियाज से कहती कि नहीं बाबूजी इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, हमारे पास मुसीबत ही कुछ इस प्रकार से आई है, हमको छोड़ दो। और दोस्तों जैसे ही वह इम्तियाज उस फातिमा को देखता है, फातिमा जो कि बिना बुरका के थी, फातिमा को देखते ही पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वह कहता है असद से असद ये कौन है। अब असद बताता है कि ये उनकी बीवी फातिमा है। और बस अब जो इम्तियाज है वह उस फातिमा का हाथ पकड़ लेता है और उस फातिमा को ज़बरदस्ती एक घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर असद उनसे जब अपनी बीवी को छोड़ने की मिन्नतें करता है तो दोस्तों यहाँ पर इम्तियाज कहता है कि बस तुम अपनी बीवी को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ऊपर सारे कर्ज को माफ़ कर देता हूँ। दोस्तों यह बात कहकर इम्तियाज फातिमा को लेकर उस कमरे के अंदर चला जाता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों उसके बाद अब जैसे ही जो फातिमा उस घर से बाहर आती है, असद से लिपटकर बहुत ही बुरी तरह से रोती है। दोस्तों यहाँ पर अब तो वह असद अपनी बीवी फातिमा को बहुत ही जल्दी तेज तेज चलते हुए कदमों से अपने घर की तरफ रुख कर लेता है। दोस्तों इस प्रकार से अब वह सोच रहा होता है कि शायद ही उस इम्तियाज के पैसे पट गए होंगे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन अब वहाँ पर इम्तियाज उस आदमी असद के घर पर आ धमकता है और वह यहाँ पर कहने लगता है कि भाई मुझे तो तुम्हारी बीवी चाहिए। यहाँ पर असद कहता है कि तुमने कहा था कि एक बार तुम्हारी बीवी फातिमा मिल जाए तो मैं सारे पैसों को माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर इम्तियाज अब कहता है कि ठीक है, मैंने यही तो कहा था कि मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पैसों को माफ़ कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए इम्तियाज अब उस घर में जो कि असद का घर है उस घर में ही घुस जाता है और बस वहाँ पर उस फातिमा के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है।
दोस्तों इस पूरे मामले को देख रही होती है असद की माँ और असद की बहन। लेकिन दोस्तों फातिमा जहाँ एक और बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान है कि वह करे तो क्या करे, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान वह असद है जिसकी आंखों के सामने ही उसकी घर की इज्जत लुट रही होती है। दोस्तों अब तो ये सिलसिला सा शुरू हो जाता है। इम्तियाज़ जब उसका मन करे तब वह उस घर में आता है और जबरन असद की बीवी को खींच कर ले जाता है उस कमरे में और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। इम्तियाज जब आता है असद के घर पर और इम्तियाज देखता है कि वहाँ पर ना असद है ना असद की बीवी फातिमा है। यहाँ पर उस छोटी लड़की द्वारा बताने पर पता चलता है कि वे कहीं पर गए हैं काम धंधे की तलाश में। दोस्तों वो इम्तियाज है वह अब उस घर के अंदर चला जाता है और छोटी बच्ची के साथ जबरन इतना बुरा काम करता है। दोस्तों जैसे ही असद और फातिमा वापस लौट कर आते हैं, वो यहाँ पर जब वह इम्तियाज उस घर से निकल कर जा रहा होता है उसी समय असद का आना होता है। असद अब उस इम्तियाज को देखकर बहुत ही हैरान रहता है, लेकिन इम्तियाज बहुत ही गंदी तरीके से जो हंसी होती है उसको हंसकर असद के सामने से गुजर जाता है। दोस्तों इस पूरे मामले को जानकर असद अपने आप को नहीं रोक पाता, वह बहुत ही जल्दी तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाता है और वह यहाँ पर देख रहा होता है कि उसकी बहन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और जो उस कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों असद जैसे ही उस कमरे में घुसता है, अपनी बहन के कमरे में घुसता है, वह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वह खुद भी रोने लगता है कि आखिर इम्तियाज ने आज क्या कर दिया। दोस्तों यहाँ पर वह देखता है कि उस जो छोटी बच्ची है उसके कपड़े बहुत ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, साथ ही साथ उसका जो बेड है वह बेड पर पड़ी हुई चादर भी बहुत ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। लग रहा था कि यहाँ पर वाकई में बहुत ही बड़ी कोई कुश्ती चली हो। दोस्तों वह लड़की बहुत ही बुरी हालत में रो रही है, परेशान है, वह करे तो क्या करे। दोस्तों यहाँ असद को संभालने के लिए जैसे ही उसकी बीवी फातिमा आती है वह भी पूरे हालात को देखकर बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है उस इम्तियाज को और कहती है कि यार तेरा मुझसे ही पेट नहीं भरा, तुमने इस छोटी बच्ची के ऊपर अपनी नीयत खराब कर दी, तुम वाकई में जहन्नुम में जाओगे, तुम्हारा काम बहुत ही गंदा है, तुम्हें वाकई में जहन्नुम की आग खाएगी। दोस्तों ये बात कहकर वह भी रोने लगती है। दोस्तों इस पूरे मामले को सुनकर अब वहाँ आस पड़ोस के लोग सभी आ जाते हैं असद के घर में। अब असद वहाँ उनके बीच में ऐसे बैठा है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता हो। कुछ लोगों के कहने पर वह पुलिस की तरफ तो जाता है, लेकिन उसको पता चल गया था कि इम्तियाज जो कि बड़ा रसूखदार आदमी है उसके लिए पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। वो बड़ा ही ठगा हुआ सा बैठा हुआ होता है, लेकिन वो बड़ी ही हिम्मत करके इस पूरे मामले को लिख डालता है सोशल मीडिया पर। और दोस्तों सोशल मीडिया पर वह उन कुछ फोटोग्राफ को भी शेयर करता है जो कि उन्होंने भुगते थे। दोस्तों अब जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर उछलने लगता है, पुलिस को मजबूरीवश उस इम्तियाज नाम के एक आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यह सब करने से पहले वह जो असद है अपनी बीवी फातिमा, अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर एक बड़े शहर में जा चुका होता है, क्योंकि उसको पता था कि यदि वह यहाँ पर रहेगा तो उसके साथ बहुत ही बुरा कांड होगा। दोस्तों असद के वहाँ से जाने पर अब जब पुलिस इम्तियाज को गिरफ्तार करती है तो इम्तियाज के जो आदमी होते हैं वो असद के उस घर को भी आग लगा देते हैं। दोस्तों अब जो इम्तियाज है वह जेल के अंदर तो बंद है, लेकिन उसके ऊपर जो केस दर्ज किया गया है वह केस पहुंच गया है अदालत। और अदालत में जहां इस प्रकार से ये केस बना है, यानी कि 4 महीने से एक महिला के साथ रेप कर रहा था, उन्होंने उस बच्ची के साथ भी रेप किया है, लेकिन यहाँ पर जो अदालत है वो तो मांगती है सबूत, और सबूत के रूप में कोई तो हो जो इस बात को साबित करे कि हाँ उनके साथ ये दरिंदगी करी गई है। लेकिन दोस्तों लोग लाज के डर से अब वह जो असद है और ना ही उसकी बीवी फातिमा किसी के सामने नहीं आ पाती हैं, और वो लोग कहीं पर बड़े ही डर से छुप कर रहते हैं, क्योंकि उनका बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों हमारे इन समाजों में इस प्रकार की घटनाएं भी आती हैं कि बड़ा रसूखदार व्यक्ति जो कि उस कर्ज के रूप में या फिर उसके ब्याज के रूप में इस प्रकार की घटनाओं को करते तो रहते हैं, और आदमी अपनी इज्जत की खातिर, अपनी लोक लाज को बचाने की खातिर इन सारे जो दरिंदगी भरे कार्य हैं, शोषण भरे कार्य हैं, इनको झेलता रहता है और बस चुपचाप कहीं पर खो जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से असद और फातिमा खो गई, क्योंकि अब जब ये मामला कोई भी कोर्ट में नहीं साबित हुआ तो अब इम्तियाज को 8 महीने बाद उस जेल से बाहर रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से असद और फातिमा ने जो शोषण उस इम्तियाज द्वारा झेला
उसके बाद अब वो छुप कर कहीं पर रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।